नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में। अगर आप बीए के प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर में हैं, प्राचीन इतिहास आपका सब्जेक्ट है, तो आपको पढ़ना पड़ता है विश्व और प्राचीन मतलब खास करके प्राचीन विश्व की सभ्यताएं और भारत की जो प्राचीन सभ्यताएं उनके बारे में, खास करके सिंधु घाटी सभ्यता यानी जिसको हड़प्पा की सभ्यता या मोहनजोदाड़ो की सभ्यता के नाम से आप जानते हैं, उस सभ्यता के बारे में आपको प्राचीन भारतीय सभ्यताओं में पढ़ना है। वैदिक सभ्यता जो अपनी रही उसके बारे में आपको पढ़ना है और साथ ही साथ में जो विदेशी सभ्यताएं रही हैं, बेसिकली अगर आप देखें तो जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता, असीरियन सभ्यता, बेबीलोनियन सभ्यता, इन सभी के बारे में आपको यहाँ से जानना है। बहुत ही बारीकी के साथ आज की वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे कौन कौन से क्वेश्चंस यहाँ से अति लघु उत्तरीय में, लघु उत्तरीय में और दीर्घ उत्तरीय में पूछे जाने वाले हैं, सब के बारे में चर्चा करेंगे। 8 इकाइयों से संबंधित क्वेश्चंस इसमें रखे गए हैं जो पिछले 2-3 सालों में परीक्षा में पूछे गए हैं। आप किसी भी यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, आपके लिए लेक्चर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, तो प्लीज वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हाय दोस्तों, मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। आइए जानने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार आपको क्या क्या चीजें इसमें पढ़नी होती है। देखिए, प्राचीन इतिहास, अर्ली सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, भारत और विश्व की प्राचीन सभ्यताओं के बारे में पढ़ना है, तो ये महा मैराथन रिवीजन क्लास के तौर पर आप ले सकते हैं। इससे बाहर परीक्षा में कुछ नहीं आने वाला है और 2026, 2027, 28 इन सभी में अगर आप पेपर देने जा रहे हैं, आपके लिए लेक्चर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। यह बात आप ध्यान रखेंगे। आइए जानने का प्रयास करते हैं कौन कौन से आखिरकार क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा में सीधे तौर पर आने वाले हैं। चलिए जानने का प्रयास करते हैं एंशिएंट हिस्ट्री बीए प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर में कौन कौन से क्वेश्चंस आएंगे। मैंने 8 इकाइयों से संबंधित प्रश्नों को रखा है। आपका संपूर्ण सिलेबस यहां से कवर होने वाला है महामैराथन क्लास के माध्यम से, तो आप सभी लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ये बात ध्यान, बहुत ही बारीकी के साथ और सरलतम भाषा का प्रयोग करते हुए हम चीजों को बताने का प्रयास करेंगे। पहला प्रश्न महोदय, हड़प्पा सभ्यता की नगर नियोजन यानी जो टाउन प्लानिंग होती है, किस तरीके से हड़प्पा वासियों का जो घर बनता था, किस तरीके से बनता था, किस विज्ञान या किस नियम के तहत बनता था। जैसे मान लेते हैं एक नाली होती थी, नाली ढकी हुई होती थी, सीधी सीधी नालियां होती थी, सड़कों को जस्ट किनारे नालियां होती थी, उसके बाद में फिर घर होता था। जैसे ये मान लेते हैं ये सड़क गई है बीच से, और सड़क जो होती थी एक दूसरे को समकोण पर काटा करती थी। समकोण मतलब क्या होता है, यानी यहाँ पर सड़क काट रही है, चौराहा पर 90 डिग्री का कोण इधर पर बनता, 90 इधर, 90 इधर, 90 इधर, तो सड़क जो जाती थी एकदम सीधी सीधी जो है काटती थी और एकदम सीधी सीधी निकल जाती थी। इन्हीं सड़कों के किनारे क्या होता था बेटा, यहीं पर जैसे यहाँ पर बगल में नालियां बनी रहती थी नगर नियोजन में। कहाँ पर, जैसे ये सड़कों किनारे जस्ट नाली होती थी, ठीक है, ये ब्लैक कलर वाली नाली मान लेते नाली थी ये, और नाली जो थी वो ढकी हुई रहती थी, ठीक है, नालियां क्या थी, ढकी हुई रहती थी ये, ठीक है, सड़क किनारे जस्ट नालियां। और यहाँ जो है आप देखते हैं इधर जो है इधर घर बनता था, यहाँ पर घर, यहाँ पर इस तरीके से घर रहता था, ठीक है, सड़कों किनारे जिस तरीके से ऐसे घर बसे रहते थे। नगर नियोजन जो था टाउन प्लानिंग के लिए ही हड़प्पा सभ्यता सबसे इंपॉर्टेंट मानी जाती है सभ्यताओं में, क्योंकि इसकी जो टाउन प्लानिंग थी, जो इसका क्या नाम है, हड़प्पा सभ्यता की जो नगर नियोजन क्षमता थी, नगर को कैसे बसाया, जैसे आजकल शहरों में आप देखते हैं आवास विकास कॉलोनी आप देखे होंगे, तो जिस तरीके से आवास विकास कॉलोनी में लोग बसे रहते हैं शहर में, एकदम से स्वच्छ वातावरण रहता है और साथ ही साथ में नालियां सबके घरों से एकदम से जस्ट बाहर से निकलती हैं और वो छोटी छोटी नालियां जाकर के एक बड़े नाले से जाकर के मिल जाती हैं, और वो बड़ा नाला जो शहर के बगल से नदी निकल रही होती है उसी नदी में प्रवाहित होकर के वो मलबा कहीं और लेकर के याद करके उसको निक्षेपित कर देती है। इस तरीके से व्यवस्था हुआ करती थी। प्रायः ये ऐसी सभ्यता खास करके हड़प्पा वासियों के द्वारा, हड़प्पा वासियों में ही देखने को मिलती है नगर नियोजन की बात, इसीलिए हड़प्पा जो है काफी फेमस रहा नगर नियोजन के लिए। आइए इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। लघु उत्तरीय में ऐसे क्वेश्चंस आपके आएंगे, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो लघु उत्तरीय प्रश्नों को मैं बताऊंगा, लघु उत्तरीय से आपके दीर्घ उत्तरीय भी बना लेंगे, आप बना करके लिख पाएंगे, और अति लघु उत्तरीय छोटा करके भी लिख पाएंगे। यहाँ से सारे संपूर्ण सिलेबस को कवर करने का प्रयास रहेगा। और मैंने दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को भी रखा जिसको आपको 550 शब्दों में लिखना है। ये 250-300 शब्दों में मैंने उत्तर तैयार किया आपके लिए। देखिए, हड़प्पा सभ्यता विश्व की सबसे बेहतरीन सुनियोजित नगरीय सभ्यताओं में से एक थी। सुनियोजित मतलब कि ये प्री प्लान, पहले से एकदम से योजना बना करके घरों को बनाया गया था, बसाया गया था नगरों को, इसी को बोलते हैं सुनियोजित। सुंदर तरीके से उसको प्लान किया गया था, सुनियोजित किया गया था। सु माने सुंदर, नियोजित माने होता प्लान करके एकदम से सेट किया गया था। नगरीय माने कि एकदम से जो एकदम सिटी टाइप की बनी हुई थी, जैसे आजकल आवास विकास कॉलोनी होती है,
सभ्यता माने सिविलाइजेशन, तो एक ऐसी सिविलाइजेशन जो कि प्री प्लान्ड थी, एकदम से जो नगर नियोजन था एकदम से फिट था। इसका नगर नियोजन इसकी उन्नत इंजीनियरिंग और प्रशासनिक क्षमता को दर्शाता है कि उस समय की प्रशासनिक क्षमता इतनी जबरदस्त रही होगी, यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेशन जो कैपेसिटी रही वो बड़ी जबरदस्त रही होगी, क्योंकि बिना उसके एक उन्नत इंजीनियरिंग की व्यवस्था पॉसिबल नहीं थी। क्योंकि अगर प्रशासन अच्छा है तो इंजीनियरिंग अच्छी होगी, इंजीनियरिंग अच्छा है तभी इतने तरीके से दिमाग लगा करके उन इंजीनियरों ने इस तरीके के नगर को मतलब कि नियोजित किया था, इसलिए इस नगर को सुनियोजित नगर की श्रेणी में रखा जाता है। तो हड़प्पा वासी ऐसा कुछ किया करते थे। यहाँ के नगरों की बात होगी। यहाँ पर क्या था, सड़कें कैसी थी इसको थोड़ा समझ लेते हैं। सड़कें जो थी बेटा, सड़कें और गलियां, सड़कें एक दूसरे को समकोण यानी कि राइट एंगल पर काटती थी, यानी कि समकोण मतलब ये सड़कें एकदम सीधी सीधी होती थी, और जैसे एक दूसरे को, यानी कि ये सड़क इधर से जा रही थी, एक सड़क इधर से, एक दूसरे को समकोण पर, यानी यहाँ पर काटेंगे जहां पर 90-90 डिग्री, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनना है इस सड़क के, यहाँ पर भी 90 बनेगा, यहाँ पर भी 90 और यहाँ पर भी 90, कुल मिलाकर के आपका 100 पूरा एक गोला कितने का होता है, 360 डिग्री का होता है। और एक रेखा में कितने कोण बनता है, इस रेखा में कितना कोण है, 180 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, और जब यहीं से काट दी जाएगा 180 को आधे पर से, तो 90 इधर 90 इधर। ठीक है, जैसे ये एक हाथ है और यहाँ से एक हाथ आप जैसे जोड़ लीजिए, जैसे मान लीजिए ये हाथ है आपका, ये सीधा वाला, ये खड़ा वाला, यहाँ पर 90 डिग्री कोण बनता है। ये आपका हो गया आपका 60 डिग्री कोण। ठीक है, ये 45 डिग्री, ये 30 डिग्री कोण हो गया। ठीक है, और सीधा एकदम खड़ा कर दे हाथ तो क्या हो जाएगा आपका 90 डिग्री। इधर करेंगे तो 120 डिग्री, फिर और नीचे आएंगे 180 डिग्री, तब 180 कराओ 160 डिग्री हो जाएगा, और नीचे जाएगी तो एकदम सीधी रेखा हो जाएगी तो 180 डिग्री, एकदम से पूरा गोला कर लेंगे तो 360 डिग्री। ठीक है, तो समकोण का मतलब होता है कि समान कोण पर काटती थी, यानी चारों कोण आपके बराबर बराबर होते थे 90-90 के, समकोण वही होता है। तो सड़कें एकदम से, यानी कि इसका मतलब है कि टेढ़ऊ सड़कें नहीं होती थी, जैसे कि इस तरीके से नहीं कि यहाँ से कहीं दूसरी इस तरीके से अगर काट दी, नहीं, एकदम सीधे सीधे काटती थी। ठीक है, उसी को समकोण कहा जाता है, जिसे नगर ग्रिड प्रणाली पर आधारित है। किस प्रणाली पर बेटा, ग्रिड प्रणाली जिसको कहते हैं, ग्रिड सिस्टम, उस पर पूरा का पूरा नगर जो है बसा हुआ था। मुख्य मार्ग चौड़े होते थे, यानी जो बड़े मार्ग होते थे, हाईवे है, मुख्य मार्ग जो है जहां से एक गांव से दूसरे गांव या फिर बड़े गांव को जाते थे, वो चौड़ी होती थी, और जो गलियां होती थी वो प्राय पतली हुआ करती थी। ठीक है, गलियां अपेक्षाकृत सकरी यानी पतली होती थी, जबकि जो मुख्य मार्ग होते थे वो चौड़े हुआ करते थे। आगे देखिए, दो भागों में विभाजन। देखिए, सामान्यतः नगर दो भागों में बटा हुआ था, विभाजित था हड़प्पा का। पहला होता था दुर्ग, जिसको आप जो है सिटेडल कहते हैं। दुर्ग माने होता है किला, जो पश्चिमी टीले पर स्थित था, यानी जो दुर्ग होता था, जो किला होता था, वो पश्चिमी टीले पर स्थित था, और संभवतः शासक वर्ग या धार्मिक अनुष्ठान करवाने के लिए जो एक प्रकार से जो वर्ग होता था, उन्हीं के लिए प्रयोग होता था। यानी धार्मिक अनुष्ठान करवाना हुआ या राजा का कोई काम वगैरह करना हुआ, तो उसके लिए ये दुर्ग हुआ करता था। दुर्ग माने होता है किला। ठीक है, जो रक्षार्थी मतलब कि रक्षा के लिए भी बनाया था, ताकि वहां पर अगर तोप वगैरह भी लोग मारते तो वो भी दुर्ग यानी किले से टकरा करके लौट आता था। जो बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची दीवारें लोग बनवा देते ताकि जो है वहां पर आक्रमण ना कर सके। निचला नगर यानी कि एक लोअर टाउन था। ठीक है, लोअर टाउन में आम जनता रहा करती थी, आम नागरिक निवास करते थे, जहां पर सभी लोग निवास करते थे। और जो ऊपरी महल था, वहां पर दुर्ग में, वहां पर राजा महाराजा या बड़े प्रतिष्ठित लोग जो धर्म के कार्य करते थे, उनका स्थान था, ताकि वो इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, इस तरीके से उनको रखा गया था। आम जनता जो थी वो सामान्य थी, व्यापार वगैरह या फिर जो आम जनमानस है वो सब नीचे यानी कि लोअर टाउन में रहा करते थे। तो इस तरीके से नगर नियोजन था। भवनों का निर्माण जो होता था बाबू, इस समय भवनों का निर्माण, भवन मुख्यतः पक्की ईंटों से बनाए जाते थे। हड़प्पा सभ्यता में भवन किससे बनाते थे, पक्की ईंटों से भवन बनाए जाते थे, जिनका अनुमानतः जिनका अनुपात जो था वो 4:2:1, लंबाई जो होती थी ईंटों की 4 लंबाई होती थी। ठीक है, 4 मीटर अगर मान लेते हैं, 4 मीटर नहीं, 4 फुट अगर लंबाई है, ठीक है, तो 2 फुट उसकी चौड़ाई होती थी, और ऊंचाई जो होती थी वो 1 फीट के आसपास होती थी। या फीट में अगर देखें तो, या इंच में अगर देखें, इनकी लंबाई का अनुपात 4 इंच अगर मान लेते हैं लंबी ईंटें हैं, 2 इंच जो होती थी चौड़ी होती थी, और ऊंचाई जो होती थी वो 1 इंच के बराबर होती थी। ठीक है, मतलब इसी को बढ़ा जा सकता है, 4 दूनी 8 कर सकते हैं, यानी अगर 8 इंच की लंबाई है तो 4 इंच का हो जाएगा, और 2 इंच की ऊंचाई हो जाएगी। प्रत्येक घर में एक आंगन हुआ करता था, एक रसोई घर जहां पर खाना बनता था, और एक स्नानागार जहां पर लोग स्नान करते थे। बाथरूम भी होता था, किचन भी होता था, और साथ ही साथ में एक आंगन होता था जो सभी जो है घर को जोड़ता था। आंगन जो होता है एकदम से बीच में होता है,
जहां से सभी घर में लोग जाते हैं और आंगन में धार्मिक अनुष्ठान वगैरह भी होते, विवाह वगैरह भी आंगन में बहुत सारे लोगों के यहाँ पर संपन्न होता है। उत्कृष्ट जल निकासी प्रणाली, अगर इसकी बात की जाए तो उत्कृष्ट जल निकासी प्रणाली जो थी, यह विशेषता हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। प्रत्येक घर से छोटी नालियां निकल करके मुख्य सड़क की बड़ी नालियों में जाकर के मिल जाया करती थी। ये नालियां ढकी हुआ होती थी, मतलब ढकी होती थी, और इनमें मैन होल भी बने होते थे। ठीक है, तो मैन होल भी बने होते थे ताकि उसको साफ सफाई का भी ध्यान रखा जा सके, और साथ ही साथ में ढकी हुई भी होती थी, और इसमें जो होल होते थे उसको आप जो है उठा करके भी साफ कर सकते थे, जैसे आजकल के शहरों में नाले जो है सड़क के किनारे, हाईवे किनारे बने होते हैं। इसके अलावा हड़प्पा का नगर नियोजन की अगर बात की जाए तो हड़प्पा का नगर नियोजन का तत्कालीन विश्व की अन्य सभ्यताओं से अधिक उन्नत, वैज्ञानिक और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बेहतर प्रबंध हड़प्पा वासियों ने कर रखा था, जो एक मजबूत केंद्रीय प्राधिकरण की उपस्थिति को इंगित करता है। और इस तरीके से हड़प्पा का नगर नियोजन विश्व में सर्वप्रथम और सर्वाधिक सुनियोजित नगर पद्धति रही थी। ग्रिड सिस्टम पर पूरा का पूरा नगर आधारित था। इस तरीके से आपने चीजों को समझा। ये रहा पहला क्वेश्चन। तो नगर नियोजन आपका क्लियर होगा। यहां से क्वेश्चन खूब पूछा था परीक्षा में, 100% प्रश्न आएगा। आप इन्हीं चीजों को लिख दीजिएगा जो मैंने आपको बताया है। दूसरा प्रश्न आपसे परीक्षा में खूब पूछा जाता है भैया। दूसरा प्रश्न यह आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के लिए उत्तरदायी प्रमुख कारणों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। क्या पूछा जाएगा? सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी किनारे स्थित थी, इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता था। इसका पतन, पतन माने क्या होता है? इसका खात्मा कैसे हुआ, सिंधु घाटी सभ्यता कैसे खत्म हुई, ठीक है, कि कैसे इसका अंत हुआ, अंत कैसे हुआ, इसको लेकर के विद्वानों में लगातार मतभेद रहा है। खंडन मंडन की प्रक्रिया लगातार चलती रही है, और इस तरीके से ये सिंधु घाटी सभ्यता जो रही, जो एक उन्नत किस्म की सभ्यता, एक सुनियोजित नगर की सभ्यता, जिसमें सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, नालियां ढकी हुई होती थी, ग्रिड सिस्टम पर पूरा का पूरा सिस्टम आधारित था, ईंटों का अनुपात 4:2:1 के अनुपात में हुआ करता था। आखिरकार वो सिंधु घाटी सभ्यता का पतन क्यों हो गया? क्या ऐसा रीजन रहा, क्या ऐसा एग्जैक्ट रीजन रहा जिसकी वजह से ऐसी महान सभ्यता का अंत हो गया? उसके अंत के क्या कारण है, उसका पतन कैसे हुआ, उसका खात्मा कैसे हुआ, इसका आलोचनात्मक, आलोचना मतलब जो विद्वानों ने बातें बताई उसके हिसाब से भी चीजों को बताते हुए चले। लिखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का पतन लगभग 1800 ईसा पूर्व में एक रहस्य बना हुआ है। आज भी इसको लेकर के विद्वानों में मतभेद रहा है। कुछ विद्वान किसी दूसरे मत का समर्थन करते, कुछ अलग मत का। इस तरीके से लगातार खंडन और लगातार मंडन, खंडन माने होता है एक सिद्धांत आएगा उसको तोड़ा जाएगा, दूसरा सिद्धांत आएगा। एक होता है मंडन, मंडन माने तो समर्थन करना। तो खंडन मंडन की प्रक्रिया चलती रही, और इसके दौरान भी आज तक भी ये रहस्य बना हुआ है, क्योंकि कोई एक कारण सर्वमान्य कारण नहीं हो सकता किसी एक विशाल सभ्यता के पतन का। विभिन्न विद्वानों ने इसके लिए अलग अलग सिद्धांतों का प्रतिपादन किया हुआ है। लिखेंगे जैसे कि कुछ लोग बताते हैं कि बाढ़ के आने से ऐसा हुआ। ठीक है, पहला सिद्धांत क्या है? बाढ़ का सिद्धांत, यानी कि बाढ़ आई और बाढ़ में पूरी सभ्यता का विनाश हो गया। नदियों ने अपना मार्ग बदला और शहरों के मार्ग से नदियां होकर गुजरी और इससे पूरा विनाश हो गया। प्रोफेसर मार्शल और SR राव नाम के विद्वानों ने का मत रहा है कि सिंधु नदी में बार बार आने वाली विनाशकारी बाढ़ों ने नगरों को नष्ट कर दिया, और अतः ये सिंधु घाटी सभ्यता के जो नगर हैं या सिंधु घाटी सभ्यता उसका पतन हुआ। कुछ लोग कहते हैं जलवायु परिवर्तन और सूखा पड़ जाने की वजह से। जलवायु परिवर्तन में क्या होता है? तापमान में वृद्धि हो जाना, यानी कि जो वायुमंडल का तापमान था उसमें बढ़ोतरी हुई, और बढ़ोतरी के साथ साथ सूखा पड़ गया, और सूखा पड़ने से जो है पूरा का पूरा सिस्टम बदल गया। जलवायु परिवर्तन और सूखा। डीपी अग्रवाल और अन्य विद्वान जो इनके समर्थक रहे डीपी अग्रवाल के, उन्होंने कहा कि लगभग 2000 ईसा पूर्व के आसपास इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर शुष्कता यानी कि एरिडिटी आई हुई होगी। वर्षा की कमी और घग्घर हकारा नदी जो थी उस समय प्राचीन में सरस्वती नदी के नाम से जानी जाती थी, उस नदी के सूखने से कृषि आधारित अर्थव्यवस्था चरमरा गई। और ऐसे में जब सरस्वती नदी सूख जाती है, जिसको घग्घर या हकारा नदी कहते हैं, जब सूख जाती है तो ऐसे में एरिया में सूखा पड़ गया, और भूखमरी की वजह से कुछ लोग मर गए, कुछ लोग जो है उसकी वजह से मर गए, कुछ लोग बीमार हो गए, तमाम सारी चीजें। तीसरा मत है आर्यों का आक्रमण, विदेशी आक्रमण की वजह से कुछ लोग बताते हैं, जैसे कि व्हीलर महोदय कहते हैं
और जैसे इतिहासकार और भी विद्वान हैं, उन्होंने कहा कि ऋग्वेद में वर्णित पुरंदर शब्द किलो को तोड़ने वाले को पुरंदर कहा जाता था। ठीक है, तो पुरंदर शब्द जो किलो को तोड़ता है, या जिसको इंद्र कह सकते हैं, इंद्र पुरंदर जो है वो इंद्र हुआ करते थे, जो स्वर्ग की गद्दी पर यानी स्वर्ग के राजा को इंद्र कहते हैं। इंद्र एक पद है, तो पुरंदर नाम के इंद्र जो है वो इस समय भी गद्दी पर बैठे हुए हैं। तो पुरंदर जो थे वो इंद्र हुआ करते थे। ऐसे कई इंद्र आते जाते रहते, यानी कि जो भी स्वर्ग का संभालता है गद्दी, उसको इंद्र कहा जाता है। इंद्र एक पद भी है। पुरंदर यानी इंद्र का हवाला देते हुए माना किसने, व्हीलर ने, कि बाहर से आए आर्यों ने आक्रमण करके इस नगरीय सभ्यता को नष्ट कर दिया। हालांकि आधुनिक शोध इस मत को स्वीकार बिल्कुल भी नहीं करता है। यानी व्हीलर महोदय का यह मत कि आर्यों ने जाकर के सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को मारा और आक्रमण करके इनको जो है गुलाम बना लिया, ऐसे नहीं था। ऐसा विद्वानों ने इसको खंडन कर दिया। प्रशासनिक स्थिरता और महामारी की वजह से जो है सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ, ऐसा विद्वानों ने कहा। कुछ लोगों ने, कुछ विद्वान मानते हैं कि प्रशासनिक ढांचे की शिथिलता के कारण व्यवस्था चरमरा गई, जबकि कुछ महामारी या आंतरिक सामाजिक संघर्ष को भी एक कारण लोग मानते हैं कि आंतरिक संघर्ष हुआ होगा, धर्म को लेकर के, समाज के नियमों को लेकर के, और ऐसे में आपस में लोग लड़ मर करके खत्म हो गए होंगे। कुल मिलाकर के इतने विद्वानों की चीजों को पढ़ने के बाद में हम यह कह सकते हैं निष्कर्षतः कि सिंधु सभ्यता का पतन किसी एक कारण से तो नहीं हुआ होगा, बल्कि जलवायु परिवर्तन, व्यापार में गिरावट और नदी मार्ग में बदलाव यानी कि बाढ़ आने से, जैसे विभिन्न कारकों के संयोजन का परिणाम था सिंधु घाटी सभ्यता का पतन, जिसने धीरे धीरे सभ्यता के नगरीय स्वरूप को ग्रामीण संस्कृति में बदल दिया और धीरे धीरे करके वो सभ्यता विनष्ट होती चली गई। इस तरीके से सभ्यता का पतन हुआ, ऐसा विद्वानों में मतभेद रहा या विद्वानों ने बताया। ठीक है, आगे बढ़ते और चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। ये होगा दूसरा प्रश्न। तीसरे प्रश्न को समझने, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल की सामाजिक संरचना में क्या मूलभूत अंतर थे, बताएं। देखिए, इस चीज को समझने से के लिए आपको अगर हमारे पीडीएफ नोट्स को प्राप्त करना तो आप हमारे इस नंबर पर 9161 93 60 62 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा। अगर आपको कोर्स में ज्वाइन होना है, पीडीएफ नोट्स प्राप्त करनी, तो ही एसएमएस करें। 100 रुपए फीस लगती है, ये बात ध्यान रखेंगे, तभी एसएमएस करेंगे। बिना मतलब के एसएमएस नहीं करना है। यूट्यूब पर आप चीजें पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन जिन बच्चों को पढ़ने में दिक्कत होती, वीडियो नहीं देखने में सक्षम है, वो चाहते हैं कि हम पीडीएफ नोट्स प्राप्त करके जो पीछे चल रहा है इसको पढ़ करके हम पेपर देने जाएं, उनके लिए पीडीएफ नोट्स की व्यवस्था है। कई सारे पीडीएफ नोट्स, हर एक यूनिट के पीडीएफ नोट्स, सभी सब्जेक्ट के पीडीएफ नोट्स अवेलेबल है। मात्र 100 रुपए फीस में उनके लिए पीडीएफ की व्यवस्था कर दी गई है। अपना नाम, अपने यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम और आप किस सेमेस्टर में है अपने सेमेस्टर का नाम लिख करके भेज दीजिएगा। जो बच्चे चाहते हैं गुरुजी हम जुड़ना चाहते हैं, तो इतना लिख करके भेजेंगे। जैसे इतना लिख करके भेजेंगे, आपके पास एक क्यूआर कोड यानी स्कैनर भेजा जाएगा व्हाट्सएप पर ही। उसी व्हाट्सएप पर आपके पास भेजा जाएगा कि भाई इस पर आप 100 रुपए फीस जमा करके जो है स्क्रीनशॉट सेंड कर दो। उसके बाद आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ा जाएगा और लाइव क्लास के लिंक से जोड़ दिया जाएगा। तो आपको वहां से व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ा जाएगा। जैसे आप फीस जमा करके भेजेंगे, या फीस आप किसी दूसरे से भी जमा करवा सकते हैं, जो भी आपका घर का कोई हो, परिवार का कोई हो, आप उससे भी फीस जमा करवा सकते हैं। ठीक है, किसी भी नंबर से करवा सकते हैं, कोई भी नंबर आपका ऐड हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्राइवेसी का पूरा ध्यान रखा जाता है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, आपको जुड़ जाना है। लाइव क्लास की व्यवस्था भी, यानी जब भी क्लास होगी तो उसकी लिंक आपको सबसे पहले वहां पर ग्रुप में जाएगी। साथ ही साथ में आपको यहाँ पर वीडियो लेक्चर जो भी क्लासेस हो चुकी है उनकी प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। और साथ ही साथ में सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है इस कोर्स का, उसमें आपका है कि पीडीएफ नोट्स आपको मिलेगा। ठीक है, पीडीएफ नोट्स में सभी चीजों का मिलेगा। सब्जेक्ट की बात की तो आपका इसे एंशिएंट हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, जियोग्राफी हो गया, हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, या जो भी साइकोलॉजी, अर्थशास्त्र, शिक्षा शास्त्र, समाज शास्त्र, प्राचीन इतिहास और आपका केवल हिस्ट्री, सभी सब्जेक्ट का मिल जाएगा। यानी कि 3 मेजर, 1 माइनर, 1 को करिकुलर, सभी सब्जेक्ट की तैयारी, मतलब 2 मेजर किसी में, किसी में 3 मेजर है, 3 मेजर हो चाहे 2 मेजर हो, सभी का मिल जाएगा। को करिकुलर का पेपर आपका ऑब्जेक्टिव होता तो उसका पूरा का पूरा मिल जाएगा, यानी कि पूरा ऑब्जेक्टिव आपका मिल जाएगा। तो सारे सब्जेक्ट का मिल जाएगा, कोई एक सब्जेक्ट आपका बचने वाला नहीं है, सभी सब्जेक्ट का आपको मिलेगा। मात्र और मात्र कितने रुपए में, 100 रुपए फीस में आपके लिए पूरी व्यवस्था कर दी जाएगी। ठीक है, लेकिन जो बच्चे चाहते हैं गुरुजी हम जो है आपसे पहला सेमेस्टर और दूसरा सेमेस्टर दोनों एक साथ पढ़ना चाहते हैं, तो हमारे लिए कोई छूट है। तो जो बच्चे फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर एक साथ जुड़ेंगे, उनके लिए व्यवस्था क्या, उनके लिए 50 रुपए की छूट है। वैसे जुड़ेंगे 100 रुपए फर्स्ट सेमेस्टर का लगेगा, 100 रुपए सेकंड सेमेस्टर का लगेगा। लेकिन एक साथ अगर जुड़ते हैं तो आपका मात्र और मात्र 150 रुपए लगेगा, 200 रुपए आपको नहीं देना है। ठीक है, सॉरी 200 रुपए आपको नहीं देना है। ठीक है, केवल 150 रुपए फीस में आपका हो जाएगा। 150 रुपए फीस में आपके लिए पूरी व्यवस्था हो जाएगी। सेकंड सेमेस्टर की 6 महीने की क्लास भी आपको मिल जाएगी और फर्स्ट सेमेस्टर की पूरी तैयारी भी आपकी हो जाएगी।
ये बहुत ही बारीकी के साथ मैंने आपको समझा दिया है। सभी सब्जेक्ट का मिलेगा, आपका जो भी सब्जेक्ट होगा, आप किसी भी यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज में पढ़ते हैं, सिलेबस आपका लगभग में सभी का यही है। जीडीयू का थोड़ा सा चेंज है, बाकी सब यही है, ठीक है। तो उसके लिए ऑब्जेक्टिव मान लीजिए जल्दी तैयार हो रहा है तो उसको लेकर के परेशान ना हो। इस तरीके से आपने चीजों को समझा, देखा और जाना, ठीक है। तो तुरंत एसएमएस करें इस नंबर पर, व्हाट्सएप पर। जिनको जुड़ना है वही एसएमएस करेंगे, बिना मतलब के प्लीज एसएमएस मत करिएगा, ठीक है। क्योंकि आप समझ नहीं रहे हैं, तो चूंकि इस समय पेपर चल रहा है, मेरे पास समय भी बिल्कुल भी नहीं है। मैं इस समय ज्यादा फोकस कर रहा हूँ वीडियो लेक्चर्स बनाने पे, तो समय मुझे बिल्कुल भी नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में आप सभी लोग बिना मतलब के एसएमएस नहीं करेंगे, और जब भी एसएमएस करें तो ध्यान रख करके करें, और समय आने पर आपका एसएमएस देखा जाएगा। जैसे ही टाइम मिलेगा उसके बाद में आपके पास स्कैनर भेजा जाएगा। आप फीस कभी भी जमा कर सकते हैं और कोई भी व्यक्ति जमा कर सकता है, ये बात ध्यान रखिए। चलिए, आपको कोर्स इसलिए जुड़ना चाहिए क्योंकि आप एक सब्जेक्ट की सीरीज अगर खरीदते हैं तो कितने रुपए की पड़ती है, 60 रुपए की। और वहीं पर आप जो है 4-5 सब्जेक्ट की सीरीज खरीदोगे तो आपकी 300-400 रुपए एक सेमेस्टर में खर्च हो जाएंगे। ऐसे में अगर आप केवल मुझसे जुड़ते हैं तो केवल 100 रुपए लगता है एक सेमेस्टर का, और अगर दोनों सेमेस्टर का आपको जुड़ना है तो केवल 150 रुपए लगता है, यानी कि 150 रुपए, और 2 सेमेस्टर की सीरीज खरीदेंगे तो आपका कम से कम 600-700 रुपए लग जाएंगे। आपको क्या फायदेमंद है, आप खुद ही सोचे। कोई दिक्कत की बात नहीं, आप आसान आराम से जुड़ सकते हैं। मन हो तो आप जुड़े, कोई प्रेशर, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। आराम से मैं चीजों को आपको देता रहता हूँ। मेरे द्वारा जो बनाया गया कंटेंट होता है, क्योंकि पिछले 7 सालों से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बीए के क्षेत्र में, और शुक्ला स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल जो है सबसे उच्च क्वालिटी का कंटेंट देता है और सबसे जबरदस्त चैनल है बीए के क्षेत्र में। बीए के लिए शुक्ला सर ने आपके, यानी मैंने बहुत कुछ कर रखा है। 2017 से मैं आपको क्षेत्र में, बीए के क्षेत्र में जो है सभी बच्चों को पढ़ा रहा हूँ और लगातार मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए। मुझे बहुत ऑफर आए कि यहाँ से चले इस आईएएस वाले में पढ़ा दीजिए, उसमें वो पढ़ा दीजिए, क्या नाम है, एसएससी वाले कोचिंग में पढ़ा दीजिए। तमाम सारे ऑफलाइन संस्थाएं बुला रहे हैं कि यहाँ पर चले आओ। ऑनलाइन बहुत सारे बुला, अनअकैडमी वगैरह से भी तमाम जीमेल आया, ठीक है, कि आइए पढ़ा दीजिए। मैंने एक इंटरव्यू एक बार दिया था अनअकैडमी पे, ऑनलाइन इंटरव्यू, मेरा एक्सेप्ट कर लिया गया था। जियोग्राफी मैंने पढ़ाया था, एक्सेप्ट कर लिया गया था, ठीक है। लेकिन मैं नहीं गया क्योंकि मुझे लगता था कि अगर मैं वहां चला जाऊंगा तो बन जाऊंगा और बीए के बच्चे हमारे छूट जाएंगे, और मैं उनको उतना उच्च क्वालिटी कंटेंट नहीं प्रोवाइड करवा पाऊंगा। जब मैं बंद जाऊंगा वहां पर ज्यादा मेहनत पड़ेगी, तो ऐसे में हम बीए के बच्चों के लिए कुछ भी मेहनत नहीं कर पाएंगे क्योंकि थके हारे रहेंगे। ऐसे में मैं अपना सारा पूरा का पूरा आपको देने का प्रयास करता हूँ। आइए आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपका क्या है भैया, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल की सामाजिक संरचना ने सोशल स्ट्रक्चर में क्या मूलभूत अंतर है। वैदिक पीरियड की बात हो या ऋग वैदिक पीरियड की बात हो, दोनों काल में क्या डिफरेंस है। देखिए, वैदिक काल की अगर बात की जाए तो वैदिक काल को 2 प्रमुख भागों में बांटा गया। एक है ऋग वैदिक काल जो 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक चलता है ऋग वैदिक काल, और उसके बाद में आता है उत्तर वैदिक काल जो 1000 से लेकर के 600 ईसा पूर्व में विभाजित किया जाता है। इसकी सामाजिक संरचनाओं में महत्वपूर्ण परिवर्तन दृष्टिगोचर होता है। सामाजिक समानता बनाम जटिलता की बात की जाए, देखिए, ऋग्वैदिक समाज अपेक्षाकृत समतावादी और कबीलाई था। कबीलाई समाज था। ऋग्वैदिक काल में लोग कबीलों में रहा करते थे, जहां कर्म के आधार पर लचीलापन भी था, यानी कि एक वर्ण दूसरे वर्ण में कर्म के आधार पर बदल जाता था। यानी कि ब्राह्मणों से मुखमासीदा बाहु राज्यान्याह करता उरुतदस्याह पदभ्याम शूद्रो अजायतः। ब्राह्मण मुखमंडल से, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघों से वैश्य और पैरों से शूद्र की उत्पत्ति जो हुई है एक विराट पुरुष के ब्रह्मा से, तो वो जो है सभी लोग बराबर है, और सभी लोग, एक व्यक्ति जो काम करता है कर्म के आधार पर जो है वो एक वर्ण से दूसरे वर्ण में चला, यानी एक शूद्र चाहे तो ब्राह्मणों जैसा कर्म करके ब्राह्मण बन सकता था ऋग्वैदिक काल में। लेकिन ये व्यवस्था उत्तर वैदिक काल तक आते आते जन्म पर आधारित होनी शुरू हो जाती है, और कहीं ना कहीं पे वर्ण व्यवस्था में उतना लचीलापन नहीं ले जाता जितना फ्लेक्सिबिलिटी ऋग्वैदिक काल में रहती है। वहीं उत्तर वैदिक काल में समाज जटिल हो जाता है और जाति व्यवस्था की जड़ें गहरी हो जाती। जाति व्यवस्था या वर्ण व्यवस्था की बात करें इसको, ठीक है। वर्ण व्यवस्था के स्वरूप की अगर बात की जाए तो समझे इसको, वर्ण व्यवस्था का स्वरूप निकालेंगे, लिखेंगे। ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित और लचीली थी। पुरुष सूक्त में आपको आपको पूरा का पूरा मिल जाएगा। ऋग्वैदिक काल में पुरुष सूक्त में पूरा का पूरा ये श्लोक जो मैंने पढ़ा कि ब्रह्मणो अस्य मुखमासीदा बाहु राज्यान्या कृतः उरु तदस्याः पदाभ्याम शूद्रो अजायतः, ये सारा का सारा जो पूरा व्यवस्था है ये आपको मिल जाएगा किसमें, ये मिल जाएगा पुरुष सूक्त में। पूरा का पूरा वर्णों के बारे में बताएगा, किस तरीके से एक वर्ण दूसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है और किस तरीके से वर्णों की उत्पत्ति हुई है, पूरी जानकारी पुरुष सूक्त में मिली हुई ऋग्वेद के। उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ, यह जन्म आधारित हो गई वर्ण व्यवस्था। ब्राह्मणों और क्षत्रियों की स्थिति सुदृढ़ हो गई, जबकि वैश्य और शूद्रों की सामाजिक स्थिति में गिरावट आई, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे महिलाओं की स्थिति ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक काल में अगर तुलना करें, देखिए महिलाओं की स्थिति,
ऋग्वैदिक काल में महिलाओं को सभा में वितथ यानी कि जो पढ़ने की संस्थाएं होती हैं, ऐसी राजनीतिक संस्थाओं में भाग लेने की स्वतंत्रता हुआ करती थी। ठीक है, अपाला, घोषा, मैत्री, ऐसे तमाम प्रकार की महिलाएं जो रही हैं, विदुषी महिलाएं थी जो जिन्होंने शिक्षा अध्ययन किया और बड़ी विद्वान थी। इनके टक्कर का जो है विद्वान उस समय नहीं हुआ करता था। इन महिलाओं से साक्षात मतलब कि शास्त्रार्थ करने के लिए बड़े बड़े विद्वान डरा करते थे। उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ, महिलाओं की स्थिति की बात किया तो उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई। उन्हें राजनीतिक गतिविधियों से बाहर कर दिया गया और शिक्षा के अवसर कम भी उनको मिलने लगे। पहले जो शिक्षा का अवसर ऋग्वैदिक काल में मिला था वो ऋग्वैदिक काल से कम हो गया उत्तर वैदिक काल में। उत्तर माने तो बाद में, माने वैदिक काल के बाद। परिवार और गोत्र की अगर बात की जाए तो देखिए, परिवार और गोत्र दोनों कालों में परिवार पितृसत्तात्मक था, यानी कि पिता ही प्रधान था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में गोत्र प्रणाली का उदय हुआ जिसने विवाह संबंधों को नियंत्रित करना शुरू कर दिया और एक गोत्र का विवाह दूसरे गोत्र में नहीं होता था। तो एक गोत्र का विवाह अपने ही गोत्र में ना होकर के किसी दूसरे गोत्र में होता था। गोत्र जैसे मान लेते हैं कि मैं मामखोर शुक्ला हूं, मेरा गोत्र क्या है, मैं शुक्ला हूं तो मामखोर शुक्ला हूं। गोत्र कौन सा है, गर्ग गोत्र। तो गर्ग गोत्र की कोई लड़की होगी तो मेरी शादी उससे नहीं होने वाली है। ठीक है, और किसी दूसरे गोत्र की हुई, कश्यप की हो गई, या फिर जो है और भी कश्यप गोत्र है, या फिर आप तमाम देखते हैं जैसे कि तमाम सारे गोत्र हैं यार, जैसे क्या नाम है, गौतम गोत्र है, सांडिल्य गोत्र है, ऐसे तमाम प्रकार के गोत्र हैं। ये गोत्र ऋषि मुनियों के आधार पर बनते थे। एक ऋषि की संतान, जैसे मतलब हम लोग गर्ग मुनि हैं, गर्ग मुनि थे गर्गाचार, उनके जो है संतानें हैं। ऐसे ही जो कश्यप गोत्र हैं तो कश्यप ऋषि की संतानें हैं। ठीक है, जिनका गोत्र नहीं पता वो अपने आप को कश्यप गोत्र का कह सकते हैं। ऐसे चीजें होती थी। ठीक है, ऐसे गौतम ऋषि से गौतम गोत्र निकला। ठीक है, विश्वामित्र से विश्वामित्र वाला, वशिष्ठ वशिष्ठ का, सभी का अपना अपना निकला। वैसे उन लोगों का उतना गोत्र नहीं फेमस है, लेकिन गर्ग, गौतम, सांडिल्य, सांडिल्य ऋषि थे उनका गोत्र है सांडिल्य में। ठीक है, आप देखते हैं सांडिल्य में तिवारी वगैरह जो होते हैं सांडिल्य गोत्र से अधिकतर होते हैं। गर्ग गोत्र से अधिकतर जो शुक्ल हैं सारे गर्ग गोत्र के होते हैं। ठीक है, ऐसे ही आपका जो मिस्र होते हैं वो गौतम गोत्र से अधिकतर होते हैं। तो ऐसे चीजें होती रहती हैं। तो जब ये हुआ तो विवाह नियंत्रित होने लगा उत्तर वैदिक काल तक आते आते। संक्षेप में ऋग्वैदिक काल का समाज गतिशील और लचीला समाज था, यानी ये परिवर्तित होता रहता था और साथ ही साथ में फ्लेक्सिबिलिटी थी, एक्सेप्ट करता था चीजों को। जबकि उत्तर वैदिक काल का समाज पुरोहितवादी हो चुका था, जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था हो चुकी थी, महिलाओं के लिए अधिक प्रतिबंधों वाला जो है बन चुका था। यानी कहीं ना कहीं पे आप देखते हैं महिलाओं को उतना ज्यादा स्वतंत्रता यहाँ पर नहीं दी गई। ठीक है, चौथा प्रश्न है वैदिक साहित्य के अंतर्गत संहिता यानी ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद के महत्व को स्पष्ट कीजिए। प्रश्न ये दीर्घ उत्तरीय में भी आ सकता है, लघु उत्तरीय में भी आ सकता है। आप समझे कि यह लेक्चर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और दीर्घ उत्तरीय, लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय कैसे भी क्वेश्चन पूछे आप आसानी से लिख पाएंगे। वैदिक साहित्य में यानी वैदिक साहित्य जो था उसमें संहिता क्या थी, ब्राह्मण ग्रंथ क्या थे, आरण्यक क्या थे और उपनिषद क्या थे, इनका क्या महत्व था इसके बारे में बताएं। देखिए, वैदिक साहित्य भारतीय ज्ञान और दर्शन का मूल आधार रहा है, जिसे मुख्य रूप से 4 भागों में हम बांटते हैं। भारतीय दर्शन को विभाजित किया गया है जो ज्ञान के विकास में विभिन्न चरणों का प्रतिनिधित्व करते हैं। पहला जो चरण होता है ज्ञान ये यहाँ का, वो है संहिता। संहिता की अगर बात की जाए तो संहिता इसको कहते हैं। ये वैदिक साहित्य का सबसे प्रारंभिक और मुख्य भाग रहा है संहिता, जिसमें चारों के चारों वेद आ जाते हैं। 4 वेदों की संख्या कौन कौन से, मतलब वेद कौन कौन से, पहला है सबसे पुराना वेद, प्राचीन वेद, ऋग्वेद। ठीक है, दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा है सामवेद और चौथा है अथर्ववेद। ठीक है, तो ये होते थे चारों वेदों में, मतलब कि ये सब संहिता के अंतर्गत आते हैं। ठीक, वैदिक संहिता तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इनके मंत्रों और सूक्तों का संग्रह जो था ये संहिताओं में होता था। ऋग्वेद संहिता सबसे प्राचीन संहिता है और यह प्रार्थनाओं तथा स्तुतियों का संग्रह, यानी इसमें देवी देवताओं की प्रार्थना, स्तुति, ये सब ऋग्वेद में की गई है। आप जब शुरुआत में पंडित जी आपके घर पे आते हैं और कौन सा मंत्र बोलते हैं, सबसे शुरू वाला मंत्र आप देखेंगे कौन सा मंत्र बोलते हैं, स्वस्ति वाचन। क्या बोलते हैं, ओम आनो भद्राः क्रताओ यन्तु विश्वतो आधासो अपरितासा उद्भिदाः सतमिनु, ऐसे बोलते नहीं, या यहां से बोलते होंगे बहुत सारे पंडित जी लोग। ठीक है, कि ओम हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो विधस्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः
स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु पृग्धस्वा मारुताः प्रसिन्मातरः शुभम यावानो वित्थेषु जगमायाः। ऐसे बोलते नहीं है, और भी मुझे तो सारा लगभग में कंठस्थ होगा, लेकिन जो प्रार्थनाओं के मंत्र हैं, देवी देवताओं की स्तुतियां लिखी हुई हैं, हिरण्यगर्भा समत्ताग्रे भूतस्य जाता पतिरेका सीता साधाधार पृथ्वी धामुते माम द्रव्यम का विसा विसा विधेमः, ठीक है, या ब्रह्मणोस्य मुखमासीद बाहुराजन्याकृता, या चंद्रमा मनसौ जाता चक्षौ सूर्यो जायतः, ठीक है, देवताओं की उत्पत्ति कैसी हुई, वर्णों की उत्पत्ति कैसी हुई, सब कुछ आपको ऋग्वेद में आपको मिल जाने वाला है, ठीक है। तो तत्कालीन धार्मिक और सामाजिक जीवन का जानकारी जो है वो ऋग्वेद से मिल जाती है। वही यजुर्वेद की बात की तो यजुर्वेद में यज्ञ कैसे करवाया जाएगा, यज्ञ का क्या विधान होगा, वेदी कैसे बनाई जाएगी, ठीक है, क्या किस तरीके से पूजन विधान कर्मकांड वगैरह किस तरीके से होगा, सब कुछ यजुर्वेद में है। वहीं पर सामवेद की बात की संगीत का पूरा जितने भी संगीत वगैरह बजते हैं, संगीत के गायन वगैरह पद्धति जो होती है वो सब आपको सामवेद में मिल जाएगी, ठीक है। तो संगीत शास्त्र का जनक भी कहा जाता है किसको, सामवेद को। चौथा वेद जो है अथर्ववेद। अथर्ववेद की अगर बात करें बेटा, अथर्ववेद जादू टोना टटका से लेकर के आपकी जितनी भी जड़ी बूटियां होती हैं जंगल वगैरह में पाई जाती हैं उनका बारे में लिखा है कि ये जड़ी बूटी जो होगी इस कलर का पत्ता होगा, ऐसे होगी, इसमें इतनी चीजें होंगी, इसका फायदा ये होगा, इसका उपयोग का विधि ये है, इस रोग में इस औषधि का प्रयोग करेंगे तो आपको निदान मिलेगा। सारी जानकारी आपको अथर्ववेद में मिली है। अथर्ववेद से ही आप देखते हैं जो आयुर्वेद संहिता बनी, आयुर्वेद जो बना है वो अथर्ववेद का ही एक भाग होता है। इस तरीके सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, सबसे नया वेद अथर्ववेद है। वेद त्रय में अथर्ववेद शामिल नहीं है क्योंकि वेद त्रय में 3 बड़े वेद ऋग्वेद यजुर्वेद और सामवेद तीनों पहले के हैं, इनको शामिल किया जाता है, अथर्ववेद बाद में बना है, ठीक है। चले ब्राह्मण, तो ये हो गया आपका संहिता। दूसरा क्या है, ऋग्वेद मतलब कि वैदिक काल और ऋग्वेदिक काल में ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ की बात की तो ये संहिताओं के बाद लिखे गए हैं, यानी कि वेदों के बाद ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए, जिनमें कर्मकांडों यज्ञों और अनुष्ठानों की विस्तृत व्याख्या की गई कि कोई भी यज्ञ कोई भी कर्मकांड कैसे किया जाता है, इसका क्या विधि है, पूरी की पूरी विधि, ये सब चीजें यहाँ पर विस्तार से लिखी गई है। ये ग्रंथ जो हैं वो गद्य यानी कि प्रोज शैली में लिखे गए हैं और ये बताते हैं कि मंत्रों का उपयोग कैसे किया जाना चाहिए, जिससे तत्कालीन धार्मिक जीवन और प्रशासनिक व्यवस्था का पता चलता है। यानी कि इससे क्या होता है कि किस तरीके से क्या होगा, मंत्रों का उच्चारण कैसे किया जाना है, मंत्रों का कोई उपयोग कैसे करता है और किस समय कौन से धार्मिक जीवन में किस तरीके से उपयोग करना है इन मंत्रों का, सारी जानकारी आपको मिल जाती है ब्राह्मण ग्रंथों में, ठीक है। इसके बाद में अगला जो संहिता आती है वो है आरण्यक संहिता। आरण्यक की बात की जाए तो अरण्य माने होता है जंगल, अरण्य माने क्या होता है जंगल, ठीक है, या वन। इसमें रचित ये ग्रंथ ब्राह्मण और उपनिषद के बीच एक सेतु यानी एक पुल का काम करते हैं। जो ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषद जो बाद में लिखे गए उन्हीं के बीच में लिखे गए आरण्यक ग्रंथ, ठीक है। इनमें रहस्यवाद और दार्शनिक विषयों पर चिंतन किया गया है। जो दर्शन के फिलोसॉफी के जो विचार हैं उन विचारों पर इस पर चर्चा की गई है, ठीक है। और ये कर्म कांड से ज्ञान मार्ग की ओर बढ़ने का एक संकेत देते हैं, ठीक है। कर्म कांड से ज्ञान मार्ग की ओर बढ़ने का क्या है, एक संकेत देती है, ठीक है, क्या आरण्यक ग्रंथ, ठीक है। रही बात उपनिषदों की, उपनिषद जो होते बेटा, उपनिषद ये वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है। उपनिषद क्या होते हैं, वैदिक साहित्य का अंतिम भाग होते हैं, इसलिए इन्हें वेदांत भी कहते हैं। क्योंकि वेदों के अंतिम साहित्य के भाग होते वैदिक साहित्य के, इसीलिए इसको वेद अंत भी कहा जाता है, ठीक है। ये विशुद्ध रूप से दार्शनिक होते हैं और आत्मा यानी सेल्फ, ब्रह्म यानी कि अल्टीमेट रियलिटी जिसको कहते हैं, जो मतलब कि अनलिमिटेड रियलिटी है या अल्टीमेट रियलिटी है, यानी ब्रह्म जो कि जिसकी सत्ता जो है, तो जो है ब्रह्म जो है वो परमात्मा की बात हो रही है यहाँ पर। मोक्ष यानी कि आवागमन के बंधन से मुक्त हो जाना, इस मनुष्य शरीर को छोड़ करके उस परमात्मा में लीन हो जाना, आत्मा का परमात्मा से मिलन ही मोक्ष कहलाता है। मोक्ष और पुनर्जन्म जैसे गूढ़ विषयों पर गहराई से विचार करते हैं कौन, जो उपनिषद होते हैं। क्या करते हैं उपनिषद जो होते हैं बेटा, ये एक प्रकार से किस पर, मोक्ष के बारे में, ब्रह्म क्या है, आत्मा किसे कहते हैं, परमात्मा क्या है, पुनर्जन्म कैसे होता है, मोक्ष किसी व्यक्ति को कैसे मिलता है, इन सभी विषयों पर विस्तार से एकदम जबरदस्त तरीके से चर्चा हुई है, ठीक है। ये चारों भाग मिल करके, ठीक है, ये यानी कि वैदिक संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद, ये चारों वैदिक संहिता के अंतर्गत ही आते हैं। एक तो संहिता के अंतर्गत चारों आते हैं, ये चारों भाग मिल करके वैदिक सभ्यता के धार्मिक, सामाजिक, कर्मकांडीय और गहन दार्शनिक पहलुओं की पूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं।
जिससे प्राचीन भारतीय संस्कृति का आधार तैयार होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न भैया 5वां नंबर, मोहनजोदाड़ो से प्राप्त विशाल स्नानागार यानी ग्रेट बॉथ और अन्नागार यानी कि जिसको ग्रेनरी कहते हैं, जहां पर अन्न भंडार होता है यानी बहुत सारा अन्न अनाज यानी रखा जाता है, उसको अन्नागार कहते हैं। जहां पर बहुत भारी संख्या में लोग नहाते हैं इकट्ठा होकर के, उसको स्नानागार कहा जाता है। तो अन्नागार स्नानागार के धार्मिक और आर्थिक महत्व क्या है? क्योंकि विशाल स्नानागार, जब कोई धार्मिक सभाएं बड़ी बड़ी होती थी तो सभी लोग जो है ये धार्मिक कार्य के लिए यहाँ पर ग्रेट बाथ में नहाते थे। आर्थिक महत्व किसका होगा? अन्नागार का, क्योंकि जहां पर अन्न इकट्ठा रखे जाएंगे वहां पर जो है जब उसकी जो चीजें कमी कम पड़ेगी तो फिर उसको बेचा जाएगा, तो यह अन्नागार का आर्थिक महत्व होता है और स्नानागार का धार्मिक महत्व होता है। मोहनजोदाड़ो से प्राप्त विशाल स्नानागार और अन्नागार सिंधु घाटी सभ्यता की स्थापत्य कला की उत्कृष्ट कृतियां हैं, यानी ऐसा दूसरे सभ्यताओं में, प्राचीन सभ्यताओं में नहीं देखने को मिलता है जैसा यहाँ पर मिलता है। और तत्कालीन समाज की धार्मिक व आर्थिक पहलुओं को समझने में सहायक होता है। विशाल स्नानागार की अगर बात करें तो विशाल स्नानागार जो रहा है, विशाल स्नानागार का धार्मिक महत्व, यह 39 फुट लंबा है। स्नानागार कितना लंबा है? 39 फुट का लंबा है। 1 फुट कितना होता है? ये जो दोनों अंगूठा मुठा वाला मेरा है, ये 1 फुट माना जाता है। ठीक है, और इतना 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 नाप लो, कितना 39 फुट लंबा है, 23 फुट चौड़ा है नहाने वाला ये घर जो है, और 8 फुट गहरा, यानी 8 फुट गहरा है ताकि जो है उसमें आराम से कोई भी व्यक्ति तैर सके और ज्यादा डुबाव ना हो। ठीक है, 8 फुट गहरा है और 23 फुट चौड़ा है और 39 फुट लंबा एक विशाल जलाशय है, स्नानागार है, जो जलरोधी ईंटों से बना था। यानी जलरोधी मतलब कि ऐसी ईंट थी जो जल को एग्जॉर्ब यानी जल को सोखती नहीं थी। इसके चारों ओर गलियारे और कक्ष थे। विद्वानों का मानना था कि इसका उपयोग किसी विशेष धार्मिक अनुष्ठान या पर्व के अवसर पर सार्वजनिक स्नान के लिए, सभी लोग जहां पर इकट्ठा स्नान करते थे उसी स्नान के लिए बनाया गया होगा। यह पवित्र जल के उपयोग की परंपरा को दर्शाता है कि वहां पर एक पवित्र जल होता था जिसके लिए कोई धार्मिक अनुष्ठान है, साल भर पे एक बार या 6 महीने में एक बार हुआ करता था, और वहीं पर जब इकट्ठा पूरे के पूरे समाज के लोग, पूरे के पूरे उस सभ्यता के लोग जाते थे और स्नान किया करते थे। ठीक है, विशाल अन्नागार, इसका क्या महत्व? विशाल अन्नागार का आर्थिक महत्व है। यह मोहनजोदाड़ो की सबसे बड़ी इमारत थी अन्नागार। इसमें एक बड़ा केंद्रीय कक्ष होता था, सेंट्रल रूम होता था, और कई छोटे छोटे कमरे होते थे जो अनाज के भंडारण के लिए बनाए गए थे। जैसे आजकल कोल्ड स्टोर होता है, इसी टाइप कुछ होता था। हड़प्पा में ऐसे अन्नागार मिले हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखें, हड़प्पा सभ्यता में, हड़प्पा नगरों में ऐसे मिले हुए हैं। आर्थिक और प्रशासनिक निहितार्थ की अगर बात की जाए, देखिए अन्नागार की उपस्थिति यह दर्शाती है कि सिंधु सभ्यता की कृषि उत्पादन क्षमता अत्यधिक हुआ करती थी। क्योंकि कृषि यानी अनाज ज्यादा होता था, खाने से ज्यादा होता था, और इसीलिए उस खाने से ज्यादा वाले अनाज को इकट्ठा रखने के लिए एक घर की जरूरत थी, एक सरकारी घर की जरूरत थी जहां पर अनाज को रखा जा सके। जैसे जो आलू आपकी ज्यादा हो जाती है तो आप उसको कोल्ड स्टोर में रख देते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए, और जैसे आलू महंगी होती है आप उसको बेच देते हैं, उससे फायदा होता है। यानी कि ये आपके दर्शाता है कि आपके पास आलू अच्छी खासी मात्रा में हो। ऐसे ही सिंधु घाटी सभ्यता के आर्थिक, उनकी उपज का ध्यान पता लगाया जा सकता है कि अगर स्नानागार बना था तो उसका होगा कि भाई किसी पवित्र चीज के लिए होता था। लेकिन अन्नागार बनाने का मतलब ये है कि भाई यानी कि खाने से अधिक अनाज ये लोग पैदा करते थे, यानी कृषि खूब अच्छे तरीके से किया करते थे, इसीलिए इनको रखने के लिए घर की जरूरत पड़ती थी। ठीक है, इस विशाल भंडार का उपयोग आपातकाल में, यानी कि जैसे कोई आपातकाल युद्ध वगैरह हो जाए उस समय अनाज पूर्ति के लिए रखा जाता था, ताकि जो है भविष्य के लिए बचा रह सके। बाढ़ आ जाए, कोई खेती ही ना हो, फसल ना हो, तो ऐसे के लिए, सूखा पड़ जाए, ठीक है, उस समय नागरिकों को वितरित करने के लिए किया जाता होगा। ऐसा जो है विद्वानों ने कहा कि इस समय के लिए जो है ऐसी व्यवस्था करी गई होगी कि आपन अगर ऐसी व्यवस्था हो जाएगी तो फिर इस समय के लिए जो है आपत्ति काल में, विपत्ति काल में इन अनाजों का प्रयोग करके अपनी जनता को सही तरीके से मैनेज कर पाएंगे। केंद्रीय नियंत्रण की अगर बात की जाए, इन विशाल संरचनाओं का निर्माण और प्रबंधन किसी मजबूत केंद्रीय प्रशासन के बिना संभव नहीं था। अतः ऐसे बड़े बड़े चीजों को नियंत्रित करने के लिए एक बढ़िया एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि प्रशासन की जरूरत पड़ती थी, जो यह बताता है कि तत्कालीन शासक वर्ग के पास संसाधनों के संग्रहण और वितरण की शक्ति मौजूद थी। यानी कि राजा
राजाओं के पास से जो उसके मालिक होते थे वही सभी लोग किया करते थे। स्नानागार धार्मिक पवित्रता, जबकि अन्नागार आर्थिक सुरक्षा और सुनियोजित प्रशासन की ओर संकेत करता है, जो मोहनजोदाड़ो को एक उन्नत नगरीय केंद्र बनाते थे। और हड़प्पा हो या मोहनजोदाड़ो हो, सभी को एक उन्नत किस्म की नगरीय व्यवस्था के रूप में सामने लाते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है, मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया की सभ्यता में हम्बुराबी की विधि संहिता, कोड ऑफ हम्बुराबी के महत्व का मूल्यांकन कीजिए। हम्बुराबी एक व्यक्ति था, उसने जो है एक नियमों की व्यवस्था बनाई थी मेसोपोटामिया की सभ्यता में। उसमें नियम लिखे गए थे, वो नियम जो है पूरा का पूरा आंख के बदले आंख, हाथ के बदले हाथ, इस तरीके का नियम था। बड़ा कठिन नियम था ये। हम्बुराबी विधि, विधि माने तो कानून, कानून की एक संहिता थी। कानून क्या क्या होगा पूरा लिखवा दिया था। 1754 ईसा पूर्व प्राचीन बेबीलोन के शासक हम्बुराबी के द्वारा संकलित एक लिखित कानून संग्रह था पहली बार, जो प्राचीन विश्व की सबसे महत्वपूर्ण कानूनी दस्तावेज के रूप में आज भी जाना जाता है। ठीक है, इसमें क्या था, आंख के बदले आंख ली जाती थी, यानी अगर किसी के आपने आंख फोड़ दी है, आपको भी आंख दंड के रूप में देना होता था। आंख के बदले आंख का सिद्धांत यानी लेक्स टेलियोनिस सिद्धांत है। इस संहिता का मूल सिद्धांत जैसे जैसे को तैसा, यानी कि आई फॉर एन आई, टिट फॉर टैट। ठीक है, इसमें अपराध के अनुपात में दंड का प्रावधान था, यानी जितना आपने अपराध किया है उसी अनुपात में आपको दंड मिलेगा। आपने जो किया है एग्जैक्ट वही दंड आपको दिया जाएगा या उसी के बराबर का दंड मिलेगा। जिसने दंड व्यवस्था को स्पष्ट और तर्कसंगत बनाया, भाई अगर आप ऐसा करोगे तो आपको ऐसा मिलेगा, उसमें कोई रियायत नहीं बख्शी जाएगी, ऐसा नियम था हम्बुराबी का। कानून का लिखित स्वरूप इसका था। यह संहिता एक जो है डियोराइट पत्थर के स्तंभ पर उत्कीर्ण की गई थी, यानी डियोराइट का पत्थर था, उसी पत्थर पर जो है इसको खुदवाया गया था, इस नियम को लिखा गया था। जिसमें 282 कानूनी उपबंध थे, यानी जैसे आर्टिकल होते हैं 282 कानूनी उपबंध थे, लाइनें लिखी हुई थी आर्टिकल के रूप में, 282 की संख्या में थी। यह कानून को मनमाने शाही फरमान से हटा करके सार्वजनिक और अस्थायी बनाने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम था, कि सभी जनता के लिए कानून हो, कानून जनता जाने कि भाई हम अगर ये करेंगे तो हमको ये दंड मिलेगा। ये जनता को दिखा करके इसको किया गया, ताकि जनता को पता लगे कि कौन से दंड पे कौन से कृत्य पे कौन सा दंड मिलने वाला है। सामाजिक स्थिरीकरण का प्रदर्शन, दंड का प्रावधान समाज के विभिन्न वर्गों, खास करके अमीर, सामान्य और नागरिक और दास के लिए अलग अलग था। यानी अगर अमीर व्यक्ति है तो उसके लिए दंड के प्रावधान अलग है, सामान्य वर्ग का व्यक्ति उसके लिए अलग है, नागरिक है उसके लिए अलग है, और अगर दास है तो उसके लिए दंड का प्रावधान अलग था। इसके लिए अलग अलग था, जिससे यह तत्कालिक सामाजिक स्तरीकरण को स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि जो अमीर है उसके लिए अलग नियम है, जो सामान्य वर्ग का उसके लिए अलग नियम है, नागरिक है उसके लिए अलग है, और जो दास वर्ग है उसके लिए अलग दंड की व्यवस्था। तो यानी कि समाज में एक स्तर फिक्स था, समाज में स्तरीकरण की व्यवस्था मेसोपोटामिया की सभ्यता में साफ साफ दिखती है हम्बुराबी की विधि संहिता से। व्यापकता और विषय वस्तु, संहिता में पारिवारिक कानून यानी विवाह, तलाक, संपत्ति का अधिकार, व्यापारिक नियम, मजदूरी की दरें और कृषि का जो अनुबंध था, इन सभी विषयों को शामिल किया गया था इस जो है हम्बुराबी की संहिता में, जो बेबीलोन के समाज के हर पहलू को नियंत्रित करता था। हम्बुराबी की विधि संहिता केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं थी, बल्कि यह न्याय और शासन के सिद्धांतों को स्थापित करने वाला एक शुरुआती या प्रारंभिक प्रयास था, एक कोशिश थी जो इससे पहले किसी ने नहीं की थी, जिसने बाद की कानूनी प्रणालियों को प्रभावित किया, और इसके आधार पर धीरे धीरे करके कानून कहीं ना कहीं पे उस समय भी बनने लगा था। 7वां क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न, नील नदी को मिस्र का वरदान क्यों कहा जाता है? मिस्र सभ्यता पर इसके क्या प्रभाव पड़े, समझाइए। देखिए, नील नदी मिस्र का वरदान, गिफ्ट ऑफ द नाइल। ठीक है, गिफ्ट ऑफ द नाइल, मिस्र का वरदान कहा जाता है नील नदी को। ठीक है, प्रसिद्ध यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस, जो कि इतिहास के जनक भी कहे जाते हैं, इनकी एक पुस्तक का नाम है हिस्टोरिका। उन्हीं हेरोडोटस ने मिस्र को नील नदी का वरदान कह करके पुकारा, क्योंकि नील नदी के बिना मिस्र की सभ्यता का उदय और विकास में आधारभूत भूमिका नील नदी ने निभाई थी, और अगर नील नदी ना होती तो शायद मिस्र की सभ्यता नहीं होती। उपजाऊ गाद का जमाव यही नदी करती थी, बार बार बाढ़ आने से नदी मतलब की जो भूमि उपजाऊ हो जाती थी, ऐसे में मिस्र की सभ्यता का उदय हुआ। उपजाऊ गाद यानी सिल्ट का जमाव, नील नदी प्रतिवर्ष बाढ़ के मौसम में अपने किनारों पर उपजाऊ काली मिट्टी यानी गाद का जमाव कर देती थी, और ये काली मिट्टी जो थी उपजाऊ हो जाती थी। इसी गाद के कारण से मिस्र का रेगिस्तान इलाका कृषि योग्य भूमि में बदल गया।
और आगे क्या हुआ कि कृषि का आरंभ शुरू होगा। कृषि का आधार क्या था? नदी के कारण ही मिस्र एक कृषि प्रधान देश बन सका, यानी जिसको आप इजिप्ट कहते हैं आजकल, जहां गेहूं और जौ की प्रचुर फसलें पैदा होनी शुरू हो चुकी थी, जिससे एक स्थिर खाद्य आपूर्ति सुनिश्चित हुई और सभ्यता फली फूली। ठीक है। यातायात और व्यापार का माध्यम भी आप देखते हैं नील नदी के माध्यम से ही होता था। कोई भी व्यापार करता था या माध्यम था जो व्यापार का, वो नील नदी होती थी। नील नदी मिस्र के उत्तर से दक्षिण तक बहती थी और देश के विभिन्न हिस्सों को जोड़ती थी। यह सस्ता और सुगम यातायात मार्ग था, जिसने आंतरिक व्यापार और प्रशासन को सुविधाजनक बनाया था। पानी का स्रोत की अगर बात की जाए तो पानी का स्रोत और सुरक्षा कवच की अगर बात की जाए तो पानी का स्रोत और सुरक्षा कवच, यह नदी पीने के पानी और सिंचाई का एकमात्र स्रोत थी। साथ ही इसके दोनों ओर के रेगिस्तानों ने मिस्र को बाहरी आक्रमणों से एक प्राकृतिक सुरक्षा कवच प्रदान किया था, जिससे सभ्यता हजारों वर्षों तक सुरक्षित रही। और इस तरीके से सभ्यता लगातार जो है आगे बढ़ती रही। अर्थात नील नदी जो थी इसकी आक्रमण से रक्षा करती थी, कृषि व्यवस्था में सुधार कर दिया और उसकी वजह से व्यापार वगैरह भी हुआ करता था। व्यापार में काफी कुछ फायदा होता था। हर वर्ष मिट्टी को उपजाऊ करने के लिए बाढ़ वगैरह भी आ जाया करती थी। ऐसे मिस्र की जो एक रेगिस्तानी भूमि को इसने जो है जगा दिया और एक मरी हुई भूमि को कहीं ना कहीं पे एक कृषि के योग्य भूमि में कन्वर्ट कर दिया। नील नदी ने न केवल मिस्र के आर्थिक जीवन को संभाला, बल्कि इसके राजनीतिक एकीकरण और धार्मिक विचारों, जैसे कि नील नदी के देवता हपी हपी नाम के देवता की पूजा भी होती थी। चूंकि जब नील नदी की वजह से ही इनकी सभ्यता का उदय हुआ, नील नदी ही इनके लिए सब कुछ थी, तो नील नदी की पूजा भी ये लोग किया करते थे। जैसे हम लोग गंगा माता की पूजा करते तो प्रेरित किया, जिससे यह सभ्यता का सच्चा वरदान सिद्ध हुई। और इस तरीके से नील नदी ही जो है मिस्र का वरदान है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हेरोडोटस का कथन आज समीचीन प्रतीत होता है। अगला क्वेश्चन 60वां नंबर, चीनी सभ्यता की प्रमुख देन क्या है, यानी कि कंट्रीब्यूशन क्या है, और ह्वांगहो नदी का इसमें क्या योगदान रहा है। ह्वांगहो नदी जो है उसका क्या योगदान रहा चीन की सभ्यता के उदय में, ये बताएं। तो चीन की सभ्यता या कोई भी सभ्यता हो, दुनिया की कोई भी सभ्यताओं का विकास किसी न किसी नदी के घाटी में ही हुआ है। नदियों के किनारे ही सभ्यताओं का विकास हुआ, क्योंकि जल ही जीवन है। और इस बात का प्रमाण जो है प्राचीन सभ्यताओं से आप ले सकते हैं। विश्व की सभ्यता, चाहे बेबीलोनिया की सभ्यता हो, मेसोपोटामिया की सभ्यता हो, दजला और फरात नदियों के बीच में बसी हुई है। मिस्र की सभ्यता की बात करिए, नील नदी किनारे बसी हुई है। चीन की सभ्यता की बात कीजिए, ह्वांगहो नदी किनारे बसी हुई है। हड़प्पा सभ्यता की बात किया, सिंधु घाटी सभ्यता बात की तो सिंधु नदी किनारे बसी हुई है। इस तरीके से दुनिया की जितनी भी सभ्यताओं का विकास हुआ, प्राचीन सभ्यताओं का, वो सारी की सारी प्राचीन सभ्यताएं नदियों किनारे ही बसी हुई हैं। आजकल भी बड़े बड़े शहर जो है, बनारस हो गया, गंगा नदी किनारे बसा हुआ है। ठीक है, अयोध्या हो गया, सरयू नदी किनारे बसा हुआ है। लखनऊ हो गया, गोमती नदी किनारे बसा हुआ है। दिल्ली हो गया, यमुना नदी किनारे बसा हुआ है। ऐसे जितने भी बड़े बड़े शहर आपको मिलेंगे, वो सारे के सारे बड़े शहर आपको किसी न किसी नदी के किनारे ही बसे हुए प्रतीत होंगे। ठीक है, तो चलिए, चीन नदी मतलब कि चीन की सभ्यता का विकास जो है उसमें इसका क्या योगदान रहा, ह्वांगहो नदी का, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए, चीन की सभ्यता जिसका उदय मुख्यतया ह्वांगहो यानी कि जिसको पीली नदी के नाम से भी जानते हैं, उसकी घाटी में हुआ। घाटी वैसे नदी है तो नदी के आसपास का इलाका घाटी कहलाता है। विश्व को कई महत्वपूर्ण वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक देन देने वाली सभ्यताओं में से एक सभ्यता थी चीन की सभ्यता। ह्वांगहो नदी का योगदान अगर बात की है चीन की सभ्यता में, तो ह्वांगहो नदी या जिसको पीली नदी के नाम से जानते हैं, इसका योगदान चीन की सभ्यता में ठीक उसी प्रकार से रहा जिस तरीके से मिस्र की सभ्यता में नील नदी का स्थान, सिंधु घाटी सभ्यता में सिंधु नदी का स्थान और मेसोपोटामिया सभ्यता में दजला और फरात नदियों का स्थान रहा है। ठीक है, तो ह्वांगहो नदी को चीन का शोक भी कहा जाता है, क्योंकि ये बार बार बाढ़ आया करती है चीन में, क्योंकि यह अक्सर विनाशकारी बाढ़ लाती थी। लेकिन इसने अपने साथ पीली यानी लोयस मिट्टी ला करके नदी घाटी को अत्यधिक उपजाऊ बना दिया, जिससे कृषि आधारित सभ्यता का विकास हुआ और चीन में कृषि जो थी वो अपने चरम पर पहुंची। क्योंकि पीली मिट्टी जिसको लोयस कहते हैं, उस लोयस मिट्टी को ये नदी अपने साथ जब आती थी विनाशकारी बाढ़ लेकर के, अपने साथ इन मिट्टी को लाती थी और वो मिट्टी जो है जमा करके एक बढ़िया सा एक भूमि तैयार कर देती थी, जिस पर उपजाऊ मतलब की भूमि उपजाऊ हो जाती थी और ऐसे में वहां पर खेती करना संभव हो पाया चीन में। तकनीकी आविष्कार, चीनी सभ्यता ने विश्व को कागज का आविष्कार करके दिया। मुद्रण कला यानी कि प्रिंटिंग के आविष्कार की बात करें तो चीन से ही हुआ है। बारूद बनाने की कला जो है वो भी चाइना से ही आई है।
और कुतुबनुमा जो कि एक जो है दिशा देखने का यंत्र हुआ करता था। अगर आप समुद्र में जाते तो कुतुबनुमा एक यंत्र होता था जिससे आप दिशा का पता लगा पाते थे कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। कंपास कहते हैं जिसको, तो कुतुबनुमा को कंपास कहते हैं। ऐसी तकनीकों का जो उदय हुआ है वो चीन में ही हुआ है। तो जिन्होंने बाद में वैश्विक इतिहास को बदल दिया, या चीन की सभ्यता ने बहुत सारे आविष्कार किए। दार्शनिक परंपरा, कन्फ्यूशियस जो था चीन का बड़ा अच्छा दार्शनिक था। कन्फ्यूशियस हो गया या लाओ त्से तुंग, लाओ त्से, लाओ त्से की अगर बात की जाए, लाओ त्जे या लाओ त्से या कन्फ्यूशियस, ये दोनों व्यक्ति बड़े फेमस हैं। ये इन महान दार्शनिकों ने सामाजिक नैतिकता, पारिवारिक सम्मान और सुशासन के सिद्धांतों पर बल दिया, जो आज भी चीनी संस्कृति का आधार बना हुआ है। कला और शिल्प की अगर बात की जाए तो आपको चाइना सभ्यता में क्या मिलेगा? कला और शिल्प। जैसे कि चीनी लोग रेशम यानी सिल्क के उत्पादन और कला के लिए प्रसिद्ध थे, यानी कि रेशमी वस्त्रों के लिए चाइना प्रसिद्ध था उस समय से ही, चीन की सभ्यता से ही। वे उत्कृष्ट चीनी के बर्तन यानी चीनी मिट्टी के जो बर्तन होते थे उसको भी बनाने में माहिर माने जाते हैं, निपुण थे, जिसका व्यापार विश्व भर में होता था। आज भी चीनी मिट्टी, या कहते हैं इसको तो लोएस मिट्टी, पीली मिट्टी होती थी, उसी से मिट्टी, बड़ी टाइट मिट्टी होती थी, उससे भी बनता था मिट्टी। आज भी एकदम से पत्थरों की जैसी मिट्टी होती है। जैसे कप वगैरह जो होता है, ऐसे कप की अगर बात करें तो ये मिट्टी जो चीनी मिट्टी या खड़िया मिट्टी जिसको आप कहते हैं उसी से बनती है। तो ये कप जो है ये किसी प्लास्टिक का कप नहीं है, ये प्लास्टिक का कप नहीं बेटा, जबकि ये जो है एक जो है मिट्टी का ही कप होता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर? ह्वांगहो नदी के द्वारा निर्मित उपजाऊ भूमि पर विकसित चीनी सभ्यता ने अपनी मौलिक दार्शनिक परंपराओं और वैज्ञानिक आविष्कारों के माध्यम से मानव इतिहास में एक अमिट छाप छोड़ी थी। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आपका आ चुका है मेसोपोटामिया की सभ्यता को लेकर के। मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में बताएं, और खासकर मेसोपोटामिया की सभ्यता के देने कीलाक्षर लिपि का विकास हुआ। कीलाक्षर लिपि की विशेषताओं और उसके महत्व पर एक टिप्पणी कीजिए। ठीक है, कीलाक्षर लिपि का विकास प्राचीन सुमेरियनों द्वारा लगभग 3200 ईसा पूर्व में किया गया था, और यह विश्व की सबसे प्राचीन ज्ञात लिपियों में से एक थी, जिसका अर्थ है कील के आकार का अक्षर। तो कील के आकार के अक्षरों का विकास हो चुका था, और इसी लिपि के द्वारा इसका विकास था, और इसी लिपि में कीलाक्षर लिपि में ही जो है मेसोपोटामिया की सभ्यता में लेखन कार्य शुरू हो चुका था। लेखन सामग्री की अगर बात की जाए, यह लिपि गीली मिट्टी की पट्टिकाओं, यानी कि जिसको आप बोलते हैं क्लाई टेबल्स, उस पर लिखा जाता था। गीली मिट्टी की पट्टिकाएं होती थी, उसी पर लिखा जाता था, और एक नुकीली कलम या सरकंडे से दबा करके लिखी जाती थी, जिससे अक्षरों का आकार कील या पच्चर जैसा प्रतीत होता था। ठीक है, एकदम से नुकीला टाइप का, जैसे ये नुकीला है, इस तरह अक्षर एकदम से नुकीले नुकीले होते थे, कील की भांति। भाव ध्वनि का मिश्रण हुआ करता था। आरंभ में यह भाव चित्रात्मक लिपि थी, पिक्टोग्राफिक लिपि, जो बाद में विकसित होकर के ध्वन्यात्मक संकेतों यानी कि फोनेटिक सिंग्स या साइंस को भी शामिल करने लगी। इससे लेखन अधिक लचीला और अभिव्यक्तिपूर्ण बन जाता है, और इस तरीके से कीलाक्षर लिपि में ध्वन्यात्मक संकेतों के आ जाने से चीजें और भी जबरदस्त हो जाती हैं। व्यापक उपयोग और महत्व इसका क्या रहा कीलाक्षर लिपि का? देखिए, मेसोपोटामिया की सभ्यता में कीलाक्षर लिपि का उपयोग केवल साहित्य या इतिहास लेखन के लिए नहीं, बल्कि व्यापारिक लेन देन, कानूनी दस्तावेज, हम्मुराबी की संहिता, खगोल विज्ञान और गणित के ग्रंथों को रिकॉर्ड करने के लिए भी किया जाता था। ठीक है, सांस्कृतिक विस्तार की अगर बात की जाए तो सांस्कृतिक विस्तार, यह लिपि मेसोपोटामिया से निकल करके अक्कड़, बेबीलोन, असीरिया और हित्ती जैसी कई सभ्यताओं के द्वारा अपनाई गई, जिससे यह प्राचीन निकट पूर्व की प्रमुख संपर्क भाषा बन चुकी थी। कीलाक्षर लिपि ने ज्ञान और सूचना के संग्रहण और प्रचार को भी संभव बनाया, जिसने मेसोपोटामिया की सभ्यताओं को एक सुसंगठित प्रशासनिक और सांस्कृतिक ढांचा प्रदान किया, और इस तरीके से मेसोपोटामिया की सभ्यता अलग अलग जगहों पर जानी जाने लगी। ठीक है, 10वां क्वेश्चन आप देखिए, सारे के सारे दीर्घ उत्तरीय लघु उत्तरीय टाइप के क्वेश्चन हैं। आपको मैं बहुत बारीकी के साथ और समझा करके बता रहा हूँ, मजा आ रहा होगा पढ़ने में। अगला प्रश्न, मिस्र की सभ्यताओं में पिरामिडों के निर्माण का क्या उद्देश्य था
और वे तत्कालीन समाज को कैसे दर्शाते थे। ये क्वेश्चंस जो मैं आपको बता रहा हूं, ये पिछले कई वर्षों में परीक्षा में लगातार पूछे जाने वाले प्रश्न है। अधिकतर विश्वविद्यालय में यही क्वेश्चंस आते हैं। मिस्र की सभ्यताओं में पिरामिडों के निर्माण का क्या उद्देश्य था और वे तत्कालीन समाज को कैसे दर्शाते थे, उस समय के समाज को किस तरीके से दर्शाते थे पिरामिडों के रूप में। देखिए, मिस्र में पिरामिडों का निर्माण पुराने साम्राज्य यानी ओल्ड किंगडम के दौरान फिरौन नाम के शासक हुआ करते थे। उन्हीं फिरौन नाम के शासनकाल में किया गया था। फिरौन एक बहुत बड़े शासक थे। उन्हीं का जो पिरामिड बना हुआ है, दुनिया का सबसे बड़ा पिरामिड है। ठीक है, तो फिरौन का पिरामिड जो है वही बना हुआ है। ये केवल विशाल संरचनाएं नहीं थी, बल्कि तत्कालीन समाज, धर्म और सत्ता की जटिलताओं को दर्शाती थी पिरामिड। ठीक है, पिरामिडों का मुख्य उद्देश्य क्या था? धार्मिक उद्देश्य बेसिकली इनका उद्देश्य था। देखिए, पिरामिडों का प्राथमिक उद्देश्य मृतक मृतक फिरौन के लिए एक विशाल मकबरा बनाया गया था, एक टोम बनाया गया था। फिरौन नाम के शासक थे जो बहुत ही प्रतापी शासक थे। उन्हीं के मकबरा, उन्हीं की मृत्यु में मतलब उन्हीं का शरीर जो है उस पिरामिड में दफनाया गया था। के रूप में कार्य करता था। मिस्रवासी आत्मा की अमरता और पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, इसलिए फिरौन के शरीर को सुरक्षित रखना आवश्यक था ताकि वह परलोक की यात्रा कर सके और परलोक की यात्रा के बाद में दोबारा से जब वो लौटे तो उनका शरीर जो है सेफ मिले उनको, और फिर से उस शरीर में उनकी आत्मा आएगी और वो फिर से जीवित होंगे। ऐसा मानना था मिस्रवासियों का। इसीलिए मिस्र में मम्मी बनाई जाती थी। मम्मी माने क्या होता है? मुर्दों को पत्थरों में चुनवा देते थे ताकि उनके जो है शरीर में कोई कमी ना, मतलब ऐसा व्यवस्थित कर देते थे उनका शरीर जो था वो गलता नहीं था, शरीर सेम टू सेम बना रहता था। ठीक है, मिमी यानी कि उसमें जो है एकदम से मतलब कि पत्थरों के बीच में उसको बना देते थे, एकदम दफना देते थे पत्थर के बीच में, चुनवा देते थे दीवार मतलब किसमें रख करके, ताकि जो है फिर से जो है जीव आएगा और फिर से जो है उसमें आ जाएगा और वो जीवित हो जाएगी। फिरौन की स्थिति का प्रदर्शन। पिरामिड फिरौन की दैवीय और निरंकुश सत्ता को प्रदर्शित करते थे। इन विशाल स्मारकों का निर्माण फिरौन की शक्ति और संसाधनों पर उसके पूर्ण नियंत्रण का प्रतीक है। अगर फिरौन का मकबरा ऐसा बना होगा कि मृत्यु के बाद में, तो यानी उसका जिंदा रहने पर सभी कुछ हैंडल वही करता था, इसके अलावा और कुछ नहीं था। वही का शासन था, जो कहता था वही होता था। सामाजिक संरचना की अगर बात की जाए फिरौन के सामाजिक संगठन और श्रम शक्ति, देखिए पिरामिडों के निर्माण के लिए हजारों कुशल कारीगरों और मजदूरों के श्रम की आवश्यकता होती थी। यह इस बात का प्रमाण है कि मिस्र के पास एक अत्यधिक कुशल और सुव्यवस्थित प्रशासनिक और श्रम संगठन हुआ करता था, जो इतने बड़े सार्वजनिक कार्य को संचालित कर सकता था। ऊंचे ऊंचे पिरामिड बने हुए हैं, उन पिरामिडों पर बड़े बड़े पत्थर कैसे ले जाते थे लोग, पता नहीं किस विधि से ले जाते थे। आज भी वैज्ञानिक हैरान है इतनी ऊंचाई तक बिना जेसीबी के या बिना उन्नत किस्म के तकनीकों के हम इतनी ऊंची ऊंचाई तक पत्थर कैसे ले जाएंगे। लेकिन वैसे ही आप देखेंगे तो एकदम से जो आधुनिक वैज्ञानिक है, आधुनिक इंजीनियर है, वो अगला से आते हैं कि भाई ऐसा कैसे किया होगा। वैज्ञानिक और गणितीय ज्ञान। पिरामिडों की सटीकता और उनका खगोलीय संरेखण यह दर्शाता है कि मिस्र वासियों के पास ज्यामिति, इंजीनियरिंग और खगोल विज्ञान का बहुत ही जबरदस्त ज्ञान हुआ करता था। यानी कि ज्यामिति के बारे में अच्छा जानते थे, इंजीनियरिंग के बारे में जानते थे, और जो खगोल शास्त्र है उसके बारे में भी बढ़िया जानकारी रखा करते थे। पिरामिड फिरौन के अमरत्व को सुनिश्चित करने के धार्मिक उद्देश्य से बनाया गया था, ताकि फिरौन जो है वो स्वर्ग की यात्रा करके फिर से परलोक की यात्रा के बाद में लौटेंगे और यही इसी बॉडी में इनका सही फिर से वो आएगा जीव और जीवित हो जाएंगे। लेकिन वे अप्रत्यक्ष रूप से मिस्र समाज की केंद्रीकृत राजसत्ता, उन्नत तकनीकी ज्ञान और संगठित श्रम शक्ति के प्रतीक भी थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के आर्थिक जीवन यानी ट्रेड एंड इकोनॉमी पर एक विस्तृत लेख लिखिए। बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था अत्यंत समृद्ध, सुनियोजित और मुख्य रूप से कृषि, पशुपालन तथा उन्नत व्यापार पर आधारित हुआ करती थी। कृषि यानी एग्रीकल्चर यह अर्थव्यवस्था का मूल आधार थी। यहाँ के लोग गेहूं, जौ, राई, मटर, सरसों और कपास उगाते थे। सर्वप्रथम कपास का उत्पादन जो हुआ उसका श्रेय सिंधु सभ्यता को ही दिया जाता है। इसे मेसोपोटामिया में सिंडन कहा जाता है कपास को। तो कपास का उपयोग जो था सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता से ही हुआ है। पशुपालन और उद्योग। पशुपालन में खास करके सिंधु घाटी सभ्यता के लोग बैल, भेड़, बकरी, भैंस और सूअर मुख्य रूप से पालतू पशु के रूप में जाने जाते हैं।
शिल्प और उद्योग में धातु कर्म खास करके तांबा और कांसा का प्रयोग होता था। मनके बजाना, मिट्टी के बर्तन बनाना और मोहरे बनाना जो होता था, इस सभ्यता में मेसोपोटामिया सभ्यता में हुआ करता था। आंतरिक और विदेशी व्यापार भी हुआ करते थे। हड़प्पावासी आंतरिक व्यापार जैसे कि राजस्थान से तांबा, कर्नाटक से सोना और विदेशी व्यापार दोनों में सक्रिय हुआ करते थे। यानी एक अपने देश में ही व्यापार करते थे, दूसरा सब नदियों के माध्यम से और भी दूसरे देशों से व्यापार किया करते थे। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। मेसोपोटामिया से व्यापार भी क्या करते थे? सिंधु घाटी सभ्यता मेसोपोटामिया से भी व्यापार किया करता था, ये बात आप ध्यान रखेंगे। मुहरों और लिखित अभिलेखों से पता चलता है कि सिंधु सभ्यता का मेसोपोटामिया यानी सुमेरिया और फारस की खाड़ी के देशों से समुद्री व्यापार सिंधु घाटी सभ्यता का हुआ करता था। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में सिंधु क्षेत्र को मेलुहा कहा गया है। ठीक, किसको कहा गया? सिंधु घाटी सभ्यता में मेसोपोटामिया के अभिलेखों में सिंधु का जो क्षेत्र था नदी का, उस नदी के क्षेत्र को मेलुहा की सभ्यता मेलुहा कहा जाता था। इस सभ्यता में इस मतलब कि मेसोपोटामिया में कहा जाता था। अच्छा, मेसोपोटामिया केवल एक सभ्यता नहीं बल्कि आप देखते हैं इसमें कई छोटी छोटी सभ्यताएं थे। सुमेरियन सभ्यता, बेबीलोनियन, असीरियन सभ्यता, ये सब मेसोपोटामिया के ही जो है अंतर्गत आती है। माप तौल की मानकता भी थी सिंधु घाटी सभ्यता में। व्यापार की सुविधा के लिए यहाँ मानक बांट और माप, बांट वाला समझते हैं जैसे 1 किलो 2 किलो, ठीक है, कितना क्या है, तो उसका एक माप भी चलता था, यानी वेट एंड मेजर का उपयोग किया जाता था, जो कि 16 के अनुपात पर आधारित हुआ करती थी। सिंधु सभ्यता की अर्थव्यवस्था उनकी उन्नत कृषि, मानकीकृत व्यापारिक प्रणाली और व्यापक विदेशी संबंधों की वजह से न केवल स्थिर थी बल्कि एक शहरी जीवन को बनाए रखने में भी सक्षम हुआ करती थी। इस तरीके से सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, उनकी आर्थिक उन्नति और आर्थिक जीवन के बारे में हमने समझा। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न जो परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्राचीन विश्व में नदी घाटी सभ्यताओं के उदय के प्रमुख भौगोलिक कारण क्या थे, इसके बारे में बताएं। दुनिया की कोई भी सभ्यता उदय हुई है वो किसी न किसी नदी के किनारे ही बसी हुई मिली है। ये इस बात का प्रमाण आप देख ही सकते हैं विभिन्न सभ्यताओं का, जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता दजला और फरात नदियों के बीच में, सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के किनारे, ठीक है, इसके अलावा चीन की सभ्यता हांगहो यानी पीली नदी किनारे, ऐसे ही नील नदी के किनारे मिस्र की सभ्यता। तो सभी की सभ्यताएं जो है अधिकतर नदियों किनारे मिली। विश्व की लगभग सभी प्राचीनतम सभ्यताओं जैसे कि मेसोपोटामिया, मिस्र, सिंधु और चीन, चार सभ्यताएं जो प्राचीन सभ्यताएं हैं, इनका उदय नदी घाटियों में हुआ। मेसोपोटामिया दजला और फरात नदी, मिस्र नील नदी किनारे, सिंधु नदी किनारे और चीन की सभ्यता हांगहो नदी किनारे हुई। इन सभ्यताओं के विकास में भौगोलिक कारकों ने निर्णायक भूमिका निभाई है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। उपजाऊ भूमि की अगर बात करें बेटा, तो देखिए उपजाऊ भूमि, फर्टेल सॉइल, नदियों के द्वारा प्रतिवर्ष लाई गई काली जलोढ़ मिट्टी कृषि के लिए अत्यंत उपजाऊ होती थी। इस उपजाऊपन ने खाद्यान्न अधिशेष यानी फूड सरप्लस को संभव बनाया, जो गैर कृषि गतिविधियों जैसे कि शिल्प, व्यापार और प्रशासन के विकास के लिए आवश्यक हुआ करती थी। जल की उपलब्धता, नदियां मनुष्यों और पशुओं के लिए पेयजल का अस्थायी स्रोत हुआ करती थी, चाहे मनुष्य के पानी पीने की बात हो, चाहे सिंचाई करने की बात हो, चाहे वो एक प्रकार से पशुओं के पीने की बात हो या मनुष्य के पीने की बात हो, नदियों के द्वारा ही जल पिया जाता था। खाना बनाने में भी जल का प्रयोग होता था। सिंचाई के लिए जल की उपलब्धता ने रेगिस्तानी या शुष्क क्षेत्रों को भी सघन खेती को संभव बनाया, और यातायात और व्यापार भी आधुनिक नदियों के माध्यम से हुआ करते थे। ट्रांसपोर्टेशन, नदियां परिवहन का सबसे सरल और सबसे सस्ता माध्यम थी, और आज भी नदियों के माध्यम से अगर समुद्र के माध्यम से व्यापार होता है तो सबसे सस्ता व्यापार होता है, सबसे कम खर्चे में नदी के द्वारा व्यापार होता है। उन्होंने आंतरिक व्यापार को प्रोत्साहित किया और माल के भारी मात्रा में आवागमन को संभव बनाया, जिससे विभिन्न बस्तियां आपस में जुड़ी रहीं और इस तरह की चीजें संभव हो पाए। प्राकृतिक सुरक्षा की अगर बात की जाए, नेचुरल सिक्योरिटी, नदियां जो होती हैं वो सुरक्षा करती हैं शहरों की, क्योंकि अगर किसी भी बाहरी व्यक्ति आक्रमण करेगा तो नदियों से होकर गुजरना पड़ेगा। आधे व्यक्ति तो नदी का पार करते करते ही थक जाएंगे, आधे उसी में बह जाएंगे, ठीक है। इस तरह की नदियां एक प्राकृतिक सीमा का निर्माण भी करती थी। नदियों और उनके किनारों पर स्थित घने पेड़ पौधे तथा दलदली क्षेत्र बाहरी आक्रमणों से एक हद तक प्राकृतिक सुरक्षा भी प्रदान करते थे।
नदी घाटियां सभ्यता के विकास के लिए आवश्यक सभी मूलभूत आवश्यकताओं, खास करके पानी के लिए, भोजन के लिए और आवागमन, इन सभी के लिए एक साथ प्रदान करती थी, एक साथ इन चीजों को, जिसकी वजह से यहाँ मानव बस्तियां विकसित हुई और विश्व की प्रारंभिक नगरीय सभ्यताओं का जन्म यहीं पर हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करें। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऐसे ही लेक्चर आपकी परीक्षा में आते रहते हैं। आपके लेक्चर, ये जो क्वेश्चन है परीक्षा में आने वाले क्वेश्चन है, ये बात आप ध्यान रखिए। चलिए, तो आपका ये होगा, बाकी जो है मैं और ये इन प्रश्नों का लेक्चर जो होगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 12 तक हो गया है। इसके बाद में अभी 20 तक क्वेश्चन ऐसे हैं और 3 क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन आपके दीर्घ उत्तरीय मैंने रखे हैं। ठीक है, ये सब दीर्घ उत्तरीय के ही थे। तो 12 क्वेश्चन मैंने आज डिस्कस कर लिया है। ऐसे ही मैं जो है 12 दूना 24, यानी कि ऐसे ही 12-13 क्वेश्चन आपके और बचेंगे, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में चर्चा कर लूंगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार और दुलार हमेशा बनाए रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक है।